हेलो बच्चों, मैं जितेश मोगरा जेएमआर रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से आपके लिए लेकर आया हूं जेई एडवांस 2022 के पेपर 2 के फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट के वीडियो सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए थे और कैसे उन्हें सॉल्व किया जा सकता था। ओके, देखिए पहला सवाल आपके सामने यहां पे है। इसके अंदर उन्होंने आयनिक इक्विलिब्रियम एडवांस के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको दो सब्सटेंसेज हैं, H2SO4 एंड Na2SO4। इन दोनों की कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन में दी हुई है। हमसे यह पूछा गया है कि इस कंपाउंड PbSO4 की मोलर सोल्युबिलिटी कितनी निकल कर आएगी इस सॉल्यूशन में, उसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाना है और Y की वैल्यू हमको रिपोर्ट करनी। ठीक है, डेटा के लिए उन्होंने PbSO4 का KSP का डेटा हमको दिया हुआ है और H2SO4 के बारे में यह बोला हुआ है कि उसका Ka1 तो बहुत बहुत ज्यादा है और Ka2 की वैल्यू हमको दी हुई। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल के अंदर हमको करना क्या क्या था जिससे हमारा आंसर ऑब्टेन होकर आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला, हमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसके अंदर H2SO4 भी है, Na2SO4 भी है। जो उनके कंसंट्रेशंस है हमने वो कंसंट्रेशंस यहां पे मेंशन कर दी। ठीक है, अब बातचीत करते हैं। देखिए PbSO4 है सॉल्ट, इसका हमको सोल्युबिलिटी निकालनी है। हमने क्या किया, KSP के डेटा का यूज करना है। H2SO4 का हमें क्या दिया हुआ है, Ka2 दिया हुआ है। हम बेसिकली इस बात के ऊपर फोकस करेंगे। देखिए इस कंपाउंड की हमको क्या निकालनी है, सोल्युबिलिटी। ठीक है, अब यहां पे सल्फेट आयन तो कुछ और सोर्सेस से भी आ रहे होंगे, इसीलिए अगर हम बेसिकली यहां पे Pb2+ की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लें तो वही हमारे कंपाउंड की मोलर सोल्युबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं Pb2+ की कंसंट्रेशन कैसे निकाली जा सकती है। देखिए सबसे पहले हमने H2SO4 का आयोनाइजेशन करवा दिया है। फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा दी हुई है, इसलिए हमने उसे कंप्लीटली आयोनाइज होते हुए मान लिया। अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 1m है तो ये दोनों भी 1m बनकर आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होएगा, जो HSO4 माइनस बनकर आया वो अपना सेकंड डिसोसिएशन स्टार्ट करेगा और आप देख लें उस सेकंड डिसोसिएशन से क्या बनकर आ गया है, ये 1 यहां से बनकर आया था। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो होगी दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय 1 - x। H+ बनकर आ जाएगा x और ये बनकर आ जाएगा इतना। अब देखिए सल्फेट आयन तो आपको पता है कुछ Na2SO4 से भी आने वाला है, इसीलिए सल्फेट आयन को मैंने H2SO4 से आता हुआ माना और मैंने Na2SO4 से भी आता हुआ माना। ठीक है, H+ यहां लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको पता है कि H+ तो सॉल्यूशन में ये 1m वाले भी होंगे, इसीलिए बेसिकली H+ अपने को यहां पे x लिखा जरूर है, लेकिन जब हम इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसके अंदर हम इस H+ को भी जोड़ के कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू दी हुई है दैट इज 1.2 × 10⁻⁻²। तो यहीं से हम एक्सप्रेशन बनाएंगे। देखिए Ka2 की वैल्यू शुड बी इक्वल टू सल्फेट आयन कंसंट्रेशन जो है वो हमने यहां लिखी हुई है, इनटू क्या आएगा, देखिए H+ आयन कंसंट्रेशन 1 यहां है, x यहां है। ओवरऑल सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन 1 + x के बराबर हो जाएगी, ये लिखा हुआ है 1 + x। HSO4 माइनस कितना होगा इक्विलिब्रियम पे, 1 - x के बराबर होगा। बेसिकली हमने क्या कर दिया है, इक्विलिब्रियम पे इस रिएक्शन के एक्सप्रेशन को जनरेट कर दिया है। ठीक है, यहां से अगर अपन सॉल्व करेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं x की जो वैल्यू आती है दैट कम्स आउट टू बी अ नेगेटिव वैल्यू। अब देखिए अगर x की वैल्यू अपने पास ऑब्टेन हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, हम सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। देखिए x अननोन था, इसके अंदर x की वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी है, तो क्या आ गया, सल्फेट आयन आ गया। ठीक है, अब आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस में हम जनरली यही काम करते हैं कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज को डिटरमाइन करना है तो हम आयनिक प्रोडक्ट बराबर KSP का एक्सप्रेशन लिख देते हैं। वही काम हमने यहां पे किया हुआ है। देखिए Pb2+ की कंसंट्रेशन मुझे ऑब्टेन करनी थी, तो मैंने क्या कर दिया, KSP जो दे रखा था सॉल्ट का उसे मैंने डिवाइड कर दिया सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन से। KSP को सल्फेट आयन कंसंट्रेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाली वैल्यू जनरेट होकर आ जाएगी। उन्होंने कहा था साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें और फिर 10 की पावर को रिपोर्ट करें। अब देखिए अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इसको एक्सप्रेस कर देता हूं और यहां पे पावर की फॉर्म में देखें तो वो वैल्यू 6 निकल कर आ रही है, तो हम बोलेंगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, एंड दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन जो था उसके अंदर कैलकुलेशंस भी काफी सारी थी, कॉन्सेप्चुअली भी एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, काफी अच्छा सवाल बेस्ड ऑन आयनिक इक्विलिब्रियम।
ठीक है, पेपर का पहला सवाल और एक बढ़िया सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर से लिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या बातचीत होकर आ रही है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम एक पोर्शन पढ़ाते हैं, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन। उसके अंदर एक टॉपिक होता है दैट इज राउल्ट्स लॉ से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हम बात करते हैं। ये उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा सॉल्ट दिया हुआ है जो देखिए क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ भी है, एन एक्वा सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग दिस मच अमाउंट ऑफ अ सॉल्ट इन दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर। देखिए एक्वा सॉल्यूशन बना लिया है, फिर हमसे ये बोल रहे हैं सॉल्ट जो है वो खाली 90% ही डिसोसिएट हो पा रहा है, कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ द सॉल्ट को कंसिडर नहीं करना है। फर्दर इन्होंने क्या बोला हुआ है, देखिए आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है दिस मच वैल्यू, एंड आगे हम देखें तो उन्होंने वेपर प्रेशर ऑफ वाटर की वैल्यू भी अपने को दी हुई है। हमसे क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ द आयनिक सॉल्ट क्या होगा, ये वाली वैल्यू हमको जनरेट करनी है। ठीक है, इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस आपके पहले प्रैक्टिस किए हुए होंगे। चलिए देखते हैं सवाल का आंसर कैसे ऑब्टेन होकर आता है। देखिए पी नॉट जो सिंबल होता है दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जो यहां पे वाटर है जिसकी वैल्यू हमें 60 के बराबर दे रखी है। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने सॉल्ट के कितने मोल मिलाए हुए हैं, 0.1 मोल मिलाए हुए हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया। ठीक है, आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो इतने के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, कई बार बच्चे ये डेटा के मतलब डेसिमल के बाद 3-3 डिजिट तक का डेटा दिया हुआ है, वो सोच के काफी डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि इसमें भी बहुत खराब कैलकुलेशंस होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कैलकुलेशन खराब जाती है या कुछ कैंसिलेशंस होके चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। लेट अस सी दैट। ठीक है, तो देखिए यहां पे अपन ने क्या किया, अपन ने पानी का जो अमाउंट दिया हुआ था 1.8 किलोग्राम, उससे हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लिए। ठीक है, पी नॉट माइनस पीएस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसे हम डायरेक्टली पुट कर देंगे क्वेश्चन के अंदर। देखिए हमको क्या पता है, सॉल्ट जो है वो फुल्ली आयोनाइज नहीं हो रहा है। अगर सॉल्ट फुल्ली आयोनाइज नहीं हो रहा है तो हमको कहीं ना कहीं वेंट ऑफ फैक्टर को कंसिडर करना पड़ेगा, और वेंट ऑफ फैक्टर के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, वैल्यू विल बी 1 + n-1 इंटू अल्फा के बराबर आ जाएगी। व्हाट डज n रिप्रेजेंट्स, n रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक सोल्यूट पार्टिकल से कितने पार्टिकल जनरेट होकर आए अपॉन डिसोसिएशन। ठीक है, यही बेसिकली अपने को डिटरमाइन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अल्फा क्या सिग्निफाई कर रहा है, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, आरएलवीपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहां पे। ठीक है, देखिए इन्होंने एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है दैट इज पी नॉट माइनस पीएस बाय पी नॉट, दैट शुड बी इक्वल टू आई टाइम्स स्मॉल एन सोल्यूट बाय स्मॉल एन सॉल्वेंट। देखिए यहां पे डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए सोल्यूट के बहुत कम मोल मिलाए गए हैं और सॉल्वेंट के मोल बहुत ज्यादा हैं। अगर ऐसा है तो हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं। आपको पता होगा ये वाली बात कि अगर हम स्टैंडर्ड रिलेशन देखें तो यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट लिखा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेशन कर दिया है डाइल्यूट सॉल्यूशन मानते हुए, तब जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी दिस। अब इसके अंदर हमको सारी वैल्यूज पुट करनी है। जब हम सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन होकर आ जाएगी। देखिए वेंट ऑफ फैक्टर जो है आई, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ रही हैं और हमारे पास आई की वैल्यू निकलकर आ जाती है 4.6 के बराबर। अब अगर आई ऑब्टेन हो गया तो आगे देखिए आई की बराबर हमने 1 + n-1 इंटू अल्फा वाला फॉर्मूला लगाया। अल्फा की वैल्यू जो है वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सॉल्ट 90% डिसोसिएट हो रहा है। अगर 90% डिसोसिएट हो रहा है तो वी नो दैट दिस अल्फा इज गोइंग टू हैव द वैल्यू 0.9, और अगर 0.9 वैल्यू यहां पे पुट कर दी जाए तो जो n की वैल्यू निकल कर आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 5। इसका मतलब एक सॉल्ट का जो मॉलिक्यूल है, एक सॉल्ट की जो फॉर्मूला यूनिट है, वो ब्रेक करके कितने आयंस प्रोड्यूस कर रही है, 5 आयंस प्रोड्यूस कर रही है। यही क्वेश्चन के अंदर आपको डिटरमाइन करना था, तो यू कैन सिंपली से दैट 5 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। लेवल ऑफ द क्वेश्चन की बात करें तो आई विल रैंक दिस क्वेश्चन एज मॉडरेट। वाई? बिकॉज अगर हम यहां पे डाइल्यूशन वाला या डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला अप्रोक्सीमेशन न यूज करें तो कैलकुलेशन थोड़े से और मुश्किल होकर आ जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल जो है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर जो कंडक्टेंस वाला पोर्शन है वहां से लिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या क्या बातें बोली गई हैं।
ओके, लेट अस सी दिस। देखिए आपसे बोला हुआ है कंसीडर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। आपको क्या किया हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली जो सिचुएशन होती है उसमें आपको इस सॉल्ट की वैल्यू दे दी गई है, इस सॉल्ट की वैल्यू दे दी गई है। दीज आर द वैल्यूज गिवन टू यू। फर्दर क्या पूछ रहे हैं, m प्लस n प्लस p। देखिए आपको दिख रहा होगा इनके जो नंबर ऑफ आयंस हैं m n p, इन आयंस का आपको संख्या का क्या निकालना है, सम निकालना है क्वेश्चन के अंदर। अब उसके लिए उन्होंने कुछ और डेटा आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। व्हाट इज दैट, हर आयन के कॉरस्पॉन्डिंग उन्होंने लैम्डा नॉट की वैल्यू हमको दी हुई है। फाइन, चलिए अच्छी बात है। लैम्डा नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को बता रहा है, दैट इज ओके। आगे देखिए उन्होंने ZmXn वाला जो सॉल्ट है, कहां गया, ये रहा पहला वाला सॉल्ट, इसका आपको रूट सी के साथ एक ग्राफ भी प्लॉट करके दिया हुआ है। एंड यूजिंग दिस ग्राफ आपको क्या करना है, वैल्यूज को डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके यहां पे चीजों के ऊपर जो जो अपन कर सकते हैं वो करते हैं। देखिए सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है, हमें जो दो सॉल्ट्स दे रखे हैं, ये वाला सॉल्ट और ये वाला सॉल्ट, हम क्या करते हैं, इन दोनों सॉल्ट्स के लिए कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी विद देयर नंबर को कंबाइन करके पूरे कंपाउंड की मोलर कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिख देते हैं। ठीक है, देखिए एक्सप्रेशन कैसा आता है हमारे पास में, हम जानते हैं, देखिए ये रहा अपना कंपाउंड। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है, m टाइम्स लैम्डा एम नॉट फॉर u आयन प्लस p टाइम्स लैम्डा एम नॉट फॉर y वाला आयन। ठीक है, देखिए ये जो लैम्डा वाली वैल्यूज हैं ये पर मोल हैं, इसे हमने क्या कर दिया है, नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि पूरे कंपाउंड के एक मोल का डेटा निकल कर आ जाए। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। देखिए वेरिएबल कौन कौन से, m और p यहां पे वेरिएबल है। सेकंड सॉल्ट अपने को कौन सा दिया हुआ है, VmXn, वहां पे भी हमने सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिया और हमारे पास देखिए सेकंड इक्वेशन भी जनरेट होकर आ गई है। अब क्या है, मैं यही काम थर्ड वाले सॉल्ट के लिए भी करना चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि थर्ड वाले सॉल्ट का हमें जो लैम्डा नॉट चाहिए वो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अब थर्ड सॉल्ट कौन सा था, थर्ड सॉल्ट शायद आपको ध्यान होगा जो अपना सॉल्ट था, दिस वाज, ये वाला सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, कौन सा, ZmXn। देखिए यहां उसका लैम्डा नॉट आपको दे ही नहीं रखा है, उसका लैम्डा नॉट हम कहां से ऑब्टेन करेंगे, वो हम इस ग्राफ से ऑब्टेन करेंगे। आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर होता है तो वहां पे लैम्डा वर्सेस रूट ऑफ कंसंट्रेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है एंड इट फॉलोज DHO इक्वेशन, डिबाई हकल वाली जो इक्वेशन है वो फॉलो होकर आती है ना। अब अगर वो वाली इक्वेशन लगा दी जाए तो देखिए मैंने क्या किया हुआ है, वो इक्वेशन लिख दी है पहले तो, लैम्डा m बराबर लैम्डा m नॉट माइनस b रूट c। क्वेश्चन के अंदर जो ग्राफ दिया हुआ था उस ग्राफ से हम दो इक्वेशंस बना सकते हैं, ये ली पहली, ये ली दूसरी। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम अप्रोप्रिएटली सॉल्व करें तो b हम कैंसिल आउट करवा देंगे एंड हम लैम्डा m नॉट की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। जो लैम्डा m नॉट है वो कौन से सॉल्ट के लिए आ रहा है, ZmXn वाले सॉल्ट के लिए आ रहा है। अब बताइए ये जो एक्सप्रेशंस अपन ने यहां जनरेट करे थे वैसा ही एक्सप्रेशन अपन इस सॉल्ट के लिए भी जनरेट कर सकते थे, पर पहले क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हमें लैम्डा नॉट का डेटा नहीं पता था। अब हमारा एक्सप्रेशन जनरेट होकर आ गया है, अगर इसकी वैल्यू ऑब्टेन होकर आ गई तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी के लिए बिल्कुल ऐसा ही एक्सप्रेशन रिपीट कर लेंगे जैसा हमने यहां पे लिखा हुआ था। अगर हम यही एक्सप्रेशन जनरेट कर दें, देखिए हमारे पास एक और इक्वेशन ऑब्टेन हो गई। अच्छी बात क्या है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इनमें दो ही वेरिएबल है m और n, यू कैन सी दैट। देखिए यहां पे वेरिएबल कौन कौन से, m और n, यहां जो भी वेरिएबल आ रहे हैं दैट इज m और n। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास m और n की वैल्यू ऑब्टेन होकर आ जाएगी, और m और n की वैल्यू आने के बाद अगर हम m की वैल्यू को ले जाके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास p की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। देखिए बेसिकली m आ गया है, n आ गया है, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पे p की वैल्यू भी आ जाएगी। जब तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं तो हम तीनों का सम कर देंगे, सम करने के बाद 7 कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, हाँ, लेकिन अगर आप काम माइंड के साथ क्वेश्चन करे जाएं, ठीक है, देन द क्वेश्चन कैन बी इजीली सॉल्व। ठीक है, हाँ, कई बार ऐसा होता है हमें डर लगता है कि ये वाला डेटा तो मेरे को दे ही नहीं रखा, किसका, ZmXn वाला, लेकिन आप उसको ग्राफ के साथ अगर रिलेट कर लें, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे वैसे क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ठीक है अगर आप इस तरीके से अप्रोच लगाएं, डिबाई हकल इक्वेशन का यूज कर लें, देन यू कैन इजीली जनरेट द इक्वेशंस। ठीक है,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कंडक्टेंस टॉपिक के ऊपर ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। ठीक है, हेलोजन नोबल गैस फैमिली जो अपने पास पार्ट रहता है पी ब्लॉक का, उसके ऊपर से ये वाला क्वेश्चन बेस्ड है। चलिए बातचीत करते हैं इसके बारे में। देखिए उन्होंने क्या बोला हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है जेनॉन है वो O2F2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। व्हाट इज दैट? पी। हमसे पूछा जा रहा है उस कंपाउंड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कितने मोल HF बनकर आ रहा होगा, यह हमें बातचीत करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब देखिए जेनॉन और O2F2 आपस में रिएक्ट करेंगे तो हम देखते हैं जेनॉन की कंपाउंड फॉर्मिंग टेंडेंसी फ्लोरीन के साथ काफी ज्यादा होती है, इसीलिए हम देखते हैं यहां जो प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा दैट P कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी XeF2। ये कंपाउंड बनकर आ जाएगा और आगे जो XeF2 बनकर आ रहा है हम उसका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवा देंगे। चलिए देखते हैं रिएक्शंस क्या क्या इन्वॉल्व थे। तो पहले P कंपाउंड हम लोग बनाते हैं XeF2। नाउ दिस इज द रिएक्शन जिससे हम लोगों ने क्या फॉर्म किया हुआ है, XeF2। और जो XeF2 बनकर आता है उसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। देखिए दिस इज द रिएक्शन ऑफ XeF2 विद वाटर। एक रिडॉक्स रिएक्शन होकर आता है, जेनॉन देखिए रिड्यूस होकर आ गया है, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर आ रही है, पर हमको खाली HF के मोलों से मतलब है। उन्होंने क्वेश्चन में बोला भी है कि 1 मोल XeF2 अगर आप लेंगे तो HF के कितने मोल बनकर आएंगे। रिएक्शन की बैलेंसिंग स्टोइचियोमेट्री से हमको पता चल रहा है कि HF के कितने मोल बनकर आ रहे हैं, 2 मोल बनकर आ रहे हैं। तो उस 2 मोल के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं माना जा सकता, मॉडरेट टू इजी लेवल का क्वेश्चन रहेगा। XeF2 का हाइड्रोलिसिस के रिएक्शंस या जेनॉन के फ्लोराइड्स के हाइड्रोलिसिस के रिएक्शंस हम बच्चों को बहुत ज्यादा याद करने को बोलते हैं, तो ये रिएक्शन बच्चा उसके अकॉर्डिंग सोच सकता था। साथ में जेनॉन के फ्लोराइड्स की प्रिपरेशन का भी उसको काफी अच्छा आइडिया दिया जाता है। अगर उसको ये दोनों चीजें ध्यान है देन ही कैन गेट द करेक्ट आंसर इजीली। ठीक है, हेलोजन नोबल गैस फैमिली पी ब्लॉक क्लास 12th के अंदर से ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस सवाल में इन्होंने क्या बोल रखा है, थर्मल डिकंपोजिशन ऑफ AgNO3 प्रोड्यूसेस। देखिए AgNO3 है, उसका हमको क्या करवाना है, हीटिंग करवानी है, उसे ब्रेक करवाना है। क्या बोल रहे हैं, उससे प्रोड्यूस होकर आता है 2 पैरामैग्नेटिक गैसेस। ओके, देन आगे बोला जा रहा है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं किसमें, इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में केमिकल बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व होकर आ गई है। और आगे क्या बोल रहे हैं, ऑफ द गैस दैट हैज हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए 2 गैसेस बनी है, दोनों पैरामैग्नेटिक हैं। हमसे यह पूछा जा रहा है जिस गैस में ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उस गैस में एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इसका डिकंपोजिशन रिएक्शन देखते हैं जिससे हमको यह पता चलेगा कि ये 2 पैरामैग्नेटिक गैसेस कौन कौन सी निकल कर आ रही हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली ये रहा AgNO3 जिसका डिकंपोजिशन रिएक्शन अगर हम करवाएं तो हम देखते हैं NO2 और O2 ये 2 गैसेस निकल कर आती हैं। दोनों गैसेस कैसी है नेचर में, पैरामैग्नेटिक हैं। देखिए NO2 के केस में तो हम जानते हैं नाइट्रोजन के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण वो क्या होएगा, पैरामैग्नेटिक होएगा और उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होएगा। देखिए यहां अपन देख सकते हैं NO2 गैस है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 के बराबर हो गए। ऐसी ही नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, O2 के बारे में। ये रहा O2 के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जानते हैं दैट इज 2। आप चाहे तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के देख सकते हैं O2 का। आप देख सकते हैं लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकेले आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है। अब बताइए ये 2 स्पीशीज हैं, इनमें ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां है, तो हमें क्या पूछा गया है, इसी स्पीशी O2 में एंटी बॉन्डिंग के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखी हुई है, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं। देखिए जो भी स्टार वाले ऑर्बिटल्स हैं वो एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स हैं, तो आप देख रहे हैं यहां 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। फर्दर अगर हम देखें तो स्टार वाले ऑर्बिटल्स तो आगे यही हैं, यहां 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखिए अगर मैं सारे एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 निकल कर आ जाते हैं। सो 6 शुड बी द इंटीजर टाइप आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
ठीक है, इनिशियली आपसे थर्मल डिकंपोजिशन रिएक्शन करवाया हुआ है, डी ब्लॉक का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है AgNO3, उसके जो प्रोडक्ट्स बनकर आए हैं उनके ऊपर थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का इन्वॉल्वमेंट करते हुए क्वेश्चन बनाया है। अच्छा क्वेश्चन है, नीट एंड क्लीन क्वेश्चन है, ज्यादा मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हां, बस पेशेंस जरूर बच्चे का टेस्ट होकर आएगा कि वो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करे, ये देखे कि किसके अंदर एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। जो अगला सवाल अपने पास आ रहा है, दैट क्वेश्चन इज, ये बेसिकली मूल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। चलिए बातचीत करते हैं यहां पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए, टू चेक द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, हम जानते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होते हैं उनमें एक लॉ होता है, दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। उसी को हम क्या करना चाह रहे हैं, टेस्ट करना चाह रहे हैं। कैसे टेस्ट किया जा सकता है, तो देखिए उन्होंने क्या किया है, कुछ कंपाउंड फॉर्म करे हमारे सामने, PMQN फॉर्मूला टाइप के कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब उन्होंने कंपाउंड्स के बारे में कुछ डेटा भी आपको यहां पे दिया हुआ है टेबल के अंदर, और उस डेटा के हिसाब से हमको क्या करना है, ऑप्शंस ऑब्टेन करने हैं। ठीक है, चलिए देखिए डेटा क्या दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन के अंदर वेट परसेंटेज दी हुई है कि पहले कंपाउंड में दीज आर द वेट परसेंटेजेस, दूसरे में दीज आर द वेट परसेंटेजेस, तीसरे में दीज आर द वेट परसेंटेजेस। ठीक है, अब एक एक ऑप्शन को देखते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। देखिए उन्होंने क्या बोल रखा है, सबसे पहले ऑप्शन के अंदर, इफ इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 3 इज P3Q4 देन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड 2 इज गोइंग टू बी P3Q5। ऐसे ही एक दूसरे पार्ट में उन्होंने एक इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, एक एलिमेंट का एटॉमिक वेट दे रखा है, दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक वेट पूछा है। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को या इस टाइप के सारे ऑप्शंस को किस बेसिक फंडे से हम लोग चेक करेंगे, वो सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है यहां पे, अगर हम बात करें तो देखिए इन्होंने बोला है कंपाउंड 3 कैसा दिया हुआ है हमको, P3Q4 टाइप का कंपाउंड दिया हुआ। ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहां पे हमें पता है कि P और Q का जो रेशो है वो तो उनके मास परसेंट का ही रेशो हो जाएगा। अब देखिए MP के कितने एटम्स हैं, 3, तो हमने लिख दिया 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ P, यहां लिख दिया हमने 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Q। ये जो रेशो है ये परसेंटेज का ही रेशो हो जाएगा, दैट इज 40/60। अब देखिए यहां से क्या पता चल गया, दोनों के एटॉमिक मास का रेशो पता चल गया, P का एटॉमिक मास बाय Q का एटॉमिक मास, इट कम्स आउट टू बी 8/9। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि कंपाउंड 2 का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखिए कंपाउंड 2 का फॉर्मूला हमने क्या मान लिया, ये तो हम जानते ही है, कंपाउंड 2 का फॉर्मूला हमें जो दिया हुआ था वो PMQN के रूप में दिया हुआ था। अगर ये जनरल फॉर्मूला है तो हम इसी फॉर्म में यहां पे लिख देते हैं। देखिए P के M नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसीलिए हमने उसका मास P इंटू एटॉमिक मास, M इंटू एटॉमिक मास ऑफ P रख दिया। यहां हमने क्या कर दिया, N इंटू एटॉमिक मास ऑफ Q रख दिया है। इसे भी हमने परसेंटेज के रेशो के बराबर कर दिया जैसे हमने ऊपर किया था। यहां से आप देखिए M/N की जो वैल्यू निकल कर आएगी, देखिए ये एटॉमिक मास का जो रेशो है वो ऊपर से लाके पुट कर सकते हैं यहां पे। अगर हमने 8/9 यहां पे वैल्यू पुट कर दी तो यहां से क्या होएगा, M और N का रेशो निकल कर आ जाएगा। व्हाट इज दैट रेशो कमिंग आउट टू बी 9/10। सिंपलेस्ट रेशो यही आ रहा है, इसका मतलब व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड 2, P9Q10 निकल कर आ जाएगा। अभी हमने सिर्फ ए ऑप्शन चेक किया है, अगर हम पिछले पन्ने पे जाके देखें कि ए ऑप्शन में क्या फॉर्मूला दिखा हुआ है, देखिए P3Q5 लिखा हुआ है, हमारा आंसर P9Q10 आ रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन कैसा रहेगा, गलत रहेगा। चलिए अब यही चीज चेक करते हैं कौन से वाले ऑप्शन के अंदर, बी ऑप्शन के अंदर आपको R3 के लिए कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, एक का एटॉमिक वेट दे रखा है, दूसरे का एटॉमिक वेट ऑब्टेन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस वाले पार्ट में क्या होएगा। देखिए जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है हमने उसी से ही क्या कर लिया, बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन जनरेट कर दिया। 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ P अपॉन 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Q, व्हाट इज द रेशो गिवन, तो हमें पता है जो परसेंटेज का रेशो है वो नहीं यूज कर रहा हूं, यहां पे मैं तो सीधा एटम्स की संख्या के हिसाब से ही डील कर रहा हूं। अगर हम यहां से देखें तो ये रेशो अपने पास ऑब्टेन हो गया है, एंड फर्दर हम क्या कर सकते हैं, यही यहां पे एटॉमिक मासेस की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए P का एटॉमिक मास क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू गिवन 20, तो हम बोल सकते हैं 20/MQ बराबर 4/9। यहां से Q का एटॉमिक मास आ गया है, देखिए दैट कम्स आउट टू बी 45।
ठीक है, अगर हम क्वेश्चन के अंदर जाके देखेंगे तो वी कैन सिंपली सी दैट आपको जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है उसमें देखिए क्यू का एटॉमिक मास आना कितना चाहिए था, 45 आ भी रहा है, अभी अभी हमने चेक किया है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, सही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यही काम सी वाले ऑप्शन के अंदर करते हैं। क्या दिया हुआ है देखिए, एक कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, दूसरे वाले का इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। आपको पता है ये वाला काम हमने 3 और 2 में अभी अभी किया था, वही काम आपको रिपीट करना है किसके अंदर, 2 और 1 के अंदर। सेम कॉन्सेप्ट लगा के रिपीट किया जा सकता है। देखिए जो अभी अभी अपन ने फंडा यूज किया था, बिल्कुल वही फंडा यहां पे रिपीट कर दिया। आपको पता है वहां पे भी m/n का रेशो 9/10 आ गया था ए ऑप्शन के अंदर, यहां रेशो कितना आ रहा है देखिए 5/4 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब कंपाउंड क्या आ गया, P5Q4 निकल कर आ जाएगा। P5Q4 ही अपने को दिया हुआ है क्या ऑप्शंस के अंदर, चलिए देखते हैं एक बार। सी ऑप्शन देखिए फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, P5Q4। हमारा आंसर भी यही आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी कैसा हो गया, सही ऑप्शन हो गया है। ठीक है, चलिए लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, पी और क्यू के एटॉमिक वेट्स दिए हुए हैं, हमें इंपेरिकल फॉर्मूला ऑब्टेन करना है। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सवाल के अंदर बार बार सेम ही लगाना है आपको, बस क्वेश्चन के अंदर कभी कोई और चीज दे देते हैं और कुछ और पूछ लेते हैं, कभी पहली चीज दे दी और दूसरी चीज पूछ ली है। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखते हैं एक बार। अगर मैं डी ऑप्शन को यहां पे देखूं तो डी ऑप्शन में क्या होएगा, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, दोनों के एटॉमिक वेट्स दिए हुए हैं। हमने क्या करा, वही फॉर्मूला दोबारा से अज्यूम कर लिया, एंड जो फॉर्मूला था हमारा PMQN, दोनों के एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। तो बताइए हम क्या कर सकते हैं, m इंटू एटॉमिक मास ऑफ P अपॉन n इंटू एटॉमिक मास ऑफ Q, इसे क्या कर सकते हैं, रेशो के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये रेशो के बराबर लिख दिया जाए तो यहां से देखिए m/n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 के बराबर निकल कर आ जाएगी। क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है दोनों 50-50% है। अब बताइए अगर 50-50% है तो दोनों का रेशो 1:1 ही हो जाना चाहिए। अगर रेशो 1:1 हो गया तो m/n की वैल्यू 1/2 के बराबर आ जाएगी। 1/2 का मतलब व्हाट शुड बी द फॉर्मूला, PQ2। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ था वो उन्होंने दिया हुआ था P2Q, जबकि फॉर्मूला PQ2 आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये गलत है, इसीलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत होकर आ जाएगा। सो वी हैव ओनली बी एंड सी एज द करेक्ट ऑप्शंस हियर। ठीक है, ओके, मोल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं लगकर आ रहे हैं, लेकिन एक लेंदी क्वेश्चन है, बच्चे को एक एक ऑप्शन टाइम लगा के चेक करना पड़ेगा, तब जाके वो सही आंसर को ऑब्टेन कर सकता है। ओके, चलिए अगले मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पिछला क्वेश्चन भी मल्टीपल करेक्ट था, इस सवाल के ऊपर चलिए अब दिमाग लगाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से रिलेट किया हुआ है थोड़ा बहुत, एंट्रोपी को बेसिकली डिफाइन करने की या उससे रिलेटेड कुछ कुछ बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऑप्शंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, कुछ ऑप्शन जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी के ऊपर भी बेस्ड है। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं एक एक ऑप्शन में क्या क्या बात करी हुई है। देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने एक सेल रिएक्शन दे रखा है, हमसे इस सेल रिएक्शन के अंदर DE सेल बाय DT की वैल्यू दी हुई, मतलब इस सेल का जो EMF है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो दे आर गिविंग अस दैट वैल्यू R/F के बराबर आ रही है। ठीक है, फिर हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन का जो एंट्रोपी चेंज होगा वो R के बराबर आएगा, डेल्टा S की जो वैल्यू ऑब्टेन होकर आएगी, दे आर सेइंग दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू R। ठीक है, ऐसी कुछ और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, चलिए एक एक करके ऑप्शंस को चेक करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो ऑप्शन है उसके अंदर दिस इज द रिएक्शन। आप देखिए यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 इन्वॉल्व है, क्योंकि मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, H+ आयंस कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2। हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स से हम जो रिलेशन लिख सकते हैं दैट इज DG इज इक्वल टू VDP माइनस SDT। जो कंडीशंस दी हुई हैं उसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट बोला हुआ है, अगर हम प्रेशर को यहां पे कांस्टेंट अज्यूम कर लें तो हम बोल सकते हैं DG बराबर माइनस SDT टाइप की हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। देखिए वही इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, हमें पता है DG की वैल्यू को -NF इंटू DE के बराबर लिखा जा सकता है। अगर इसको डिफरेंशिएट करके लिख दें इस तरीके से तो हम बोल सकते हैं डेल्टा S की जो वैल्यू अपने पास फाइनली आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी NF/DE/dt। ठीक है, इनफैक्ट क्लास नोट्स के अंदर हम कई बार इस फॉर्मूले को एज अ डायरेक्ट रिलेशन बताते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो ठीक रहेगा।
ठीक है, बच्चों को एग्जाम में डिराइव करने की जरूरत नहीं थी। डेल्टा एस का फॉर्मूला डायरेक्टली NF DE by dt होता है। DE by dt की वैल्यू आपको दी है, N और F की वैल्यू पुट कर देते हैं। N देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है 2, F हो गया, और DE by dt की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है R by F के बराबर। F कैंसिल हो जाएंगे, जो वैल्यू निकल कर आ रही है अपने पास दैट इज कमिंग आउट टू बी 2R। क्वेश्चन के अंदर वैल्यू A के बराबर, जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू R दी हुई थी, हमारा आंसर क्या आ रहा है 2R निकल कर आ रहा है। इसका मतलब A ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन चेक करना शुरू करते हैं। अगले ऑप्शन में देखिए था क्या, मैं आपको बता देता हूं। अगले ऑप्शन में पहली चीज तो उन्होंने अपने को एक सेल दिया हुआ था, चलिए एक बार देख भी लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। दिस इज द सेल गिवन टू अस। अब आपको पता है वैसे तो ये सेल एक कंसंट्रेशन सेल है, बिकॉज द इलेक्ट्रोड्स इन्वॉल्व इन द टू टर्मिनल्स, कैथोड और एनोड, दोनों जगह सेम मटेरियल की इलेक्ट्रोड्स इन्वॉल्व हैं। हमसे यह पूछा जा रहा है इज एन एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये प्रोसेस जो है ये सिर्फ एंट्रोपी चेंजेस के कारण ही अकर कर रहा है, या और कोई रोल और कोई चीज भी अपना रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, यहां जो सेल रिएक्शन होगा एक बार उस सेल रिएक्शन को लिख देते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे सेल रिएक्शन क्या होएगा, तो हमें पता है H2 से H+ बनेगा और H+ से H2 बनेगा। आपको पता है दिस इज द एनोड वाला रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ये जो है ये कैथोड वाला रिडक्शन है, और यहां पे क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। हमने क्या कर दिया, देखिए पहले सेल रिएक्शन लिख दिया। सेल रिएक्शन लिखने के बाद जो मैं बात बोल रहा हूं वो क्या है, वो ये है कि डेल्टा H यहां पे इस रिएक्शन के लिए क्या होएगा, 0। वाई, बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए ये जो सारे स्पीशीज हैं इनका डेल्टा HF0 का डेटा कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसीलिए हम बोल देंगे रिएक्शन का डेल्टा H भी कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए रिएक्शन का डेल्टा H हो चुका है 0। अब हम अगर ये वाली इक्वेशन यूज करें, डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, डेल्टा H तो 0 हो गया है। अब डेल्टा G की क्या इक्वेशन बच गई, माइनस T डेल्टा S के बराबर। चलिए ये देखते हैं ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पे इसके ई सेल का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करें, तो जो ई सेल का एक्सप्रेशन निकल कर आएगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव 0.059 ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, यहां पे 2 हो जाएंगे, लॉग टू द बेस 10। आपको पता है ये H+ कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट साइड पे है, ये रिएक्टेंट साइड पे है, तो आई कैन सिंपली से 0.01 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको यह सोचना है रिजल्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब हम बोल सकते हैं इट इज अ वर्किंग कंडीशन वाला कंसंट्रेशन सेल। अगर वर्किंग कंडीशन है इसका मतलब इसका डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए। अब बताइए डेल्टा G तो माइनस T डेल्टा S के बराबर ही हो गया है, तो आई कैन सिंपली से कि T डेल्टा S की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। अब टेम्परेचर हम केल्विन में ले रहे होते हैं, इसका मतलब इससे डेल्टा S भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो मुझे बताइए क्या डेल्टा S ने ही सारी चीजों को यहां पे डिसाइड किया है, क्या उसी के द्वारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होकर आ रहा है? हां, हमने देखा था डेल्टा H का तो कोई रोल ही नहीं है, डेल्टा S जो है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इसीलिए हम बोल सकते हैं इट इज एन एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन, सो बी ऑप्शन लुक्स लाइक अ करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन को चेक करते हैं, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन के अंदर उन्होंने हमसे यह बोला हुआ है रेसिमाइजेशन जब हम लोग करवाते हैं, आपको पता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं वो 2 फॉर्म्स में मिल रहे होते हैं, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म और एक लीवोरोटेटरी फॉर्म। दोनों फॉर्म एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं, दोज आर इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ऐसे इनैंशियोमर्स का ये लोग कह रहे हैं अगर हम मिक्सचर ले लें तो एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, इस बारे में बातचीत करनी है, एंट्रोपी चेंज कैसा आएगा। अब देखिए कुछ भी हो जाए, हमने क्या किया, हमने डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म में लीवोरोटेटरी फॉर्म मिक्स कर दी। हमेशा ये वाली बात ध्यान रखने वाली है कि मिक्सचर का एंट्रोपी हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्योर सब्सटेंस। तो पहले हमारे पास प्योर सब्सटेंस था जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, अब हमारे पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर की एंट्रोपी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो यहां पे देख लीजिए हमने क्या बोला, हमने बोला इट विल कन्वर्ट इनटू अ मिक्सचर। रेसिमाइजेशन पे क्या होता है, दोनों अमाउंट D और L फॉर्म के अमाउंट सेम ले लिए जाएंगे और उनको मिक्स कर दिया जाएगा।
अब हम बोल सकते हैं यहां पे मिक्सचर बनकर आ गया है, मिक्सचर की एंट्रोपी हमेशा ही ज्यादा होगी, तो बताइए ओवरऑल एंट्रोपी चेंज कैसा हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। पहले कम बाद में ज्यादा, तो एंट्रोपी चेंज शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ऐसा उन्होंने ऑप्शन में लिखा हुआ भी है, सो दिस कम्स आउट टू बी द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन में एक और पार्ट है, उसके अंदर उन्होंने ये एक रिएक्शन बच्चों को दिया हुआ है। हमसे ये पूछा जा रहा है इस रिएक्शन के अंदर कि एंट्रोपी चेंज कैसा होगा। ठीक है, अब आप देखिए इस रिएक्शन के अंदर क्या आपको नजर आ रहा है कि इनिशियली जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन थे उनकी संख्या थी 4। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल देखिए कितने? 4। गिन सकते हैं, एक एरा 3 एरे, टोटल पार्टिकल कितने? 4। यहां देखिए रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? 7। 6 और 1 7। अब बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बढ़ जाने के कारण हम बोल सकते हैं एंट्रोपी बढ़ेगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी। और अगर डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है तो हम बोल सकते हैं रिएक्शन में विद द प्रोग्रेस एंट्रोपी बढ़ेगी। तो डेल्टा एस कैसा हो जाना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो हो जाना चाहिए। अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो यही चीज ऑप्शन में भी लिखी हुई थी, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही रहेगा। अगर हम सारे ऑप्शंस को एक्यूमुलेट करें तो खाली ए ऑप्शन गलत है, बाकी बीसीडी वाले ऑप्शन सही हैं। तो बीसीडी वाले जो ऑप्शंस हैं दीज आर गोइंग टू बी करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यूज करवाए, कुछ कॉन्सेप्ट्स में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, रेसिमाइजेशन, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टच लाने की कोशिश करी। देन आगे उन्होंने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बच्चों को कीलेट इफेक्ट पढ़ाया जाता है उसको रिलेट करते हुए भी एंट्रोपी के बारे में बातचीत करी। बढ़िया शानदार क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंट्रोपी। जिसको भी एंट्रोपी को अच्छे से समझने में कभी दिक्कत रही हुई है वो अगर इस क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व कर लेता है तो ही कैन हैव अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ द टॉपिक एंट्रोपी। ठीक है, किसी एक चैप्टर के साथ इसको रिलेट करना ठीक नहीं रहेगा। कुछ ऑप्शंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कुछ ऑप्शंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन दैट इज एंट्रोपी, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। देखिए इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बोरोन कार्बन फैमिली जो पी ब्लॉक का पार्ट है वहां से ये क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने पूछा है इनमें से कौन कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? बोरोन नाइट्राइड बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां पे। देखिए कुछ बहुत फेमस रिएक्शंस है वो तो हम लोग बड़ी आराम से प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं। जैसे B2H6 का जो रिएक्शन होता है अमोनिया के साथ, दैट इज अ वेरी फेमस रिएक्शन। हम जानते हैं उसके अंदर क्या बन जाता है? BN(X) बनकर आ जाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। इसीलिए ये वाला ऑप्शन आंसर होना भी चाहिए। B2O3 भी हमारा आंसर होना चाहिए। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं कंपाउंड का जो नेचर है वो अपोजिट है। वाई? बिकॉज B2O3 जो है वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एसिडिक नेचर का कंपाउंड रहता है। अमोनिया का इन जनरल जो नेचर रहता है दैट इज बेसिक। इसीलिए देयर इज अ चांस कि इन दोनों के बीच में भी क्या हो जाए? रिएक्शन हो जाए। ये ऑप्शन भी सही होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं किसके बारे में? देखिए इस कंपाउंड के साथ अगर अमोनिया रिएक्ट करेगा तो वी एक्सपेक्ट क्या बनकर आ जाना चाहिए? देखिए सिंपल, ये कंपाउंड एसिडिक नेचर का है, अमोनिया का नेचर बेसिक होता है, तो व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट गेटिंग फॉर्म्ड NH4BF4 एक्सपेक्टेड रहेगा। ठीक है, लेकिन हमें तो जो बनाना था दैट वाज बोरोन नाइट्राइड BN बनाना था, इसीलिए हम बोलेंगे ये ऑप्शन तो हमको गलत लग रहा है। अब बच जाता है कौन? बोरोन। ठीक है, देखिए कई सारे टेक्स्ट के अंदर जो इनऑर्गेनिक की अच्छी बुक्स हैं उसके अंदर लिखा हुआ है कि बोरोन अमोनिया के साथ कंबाइन कर जाता है अंडर वेरी हाई टेम्परेचर कंडीशंस फॉर्मिंग सच अ कंपाउंड। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें बी को भी, मतलब ए ऑप्शन में जहां बोरोन लिखा हुआ है उसको भी सही बोलना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट यहां पे यह है कि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है द कंपाउंड्स विच रिएक्ट विद अमोनिया। अब देखिए बोरोन एक कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड में तो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा वैरायटी के एलिमेंट्स होने चाहिए और वो न्यूट्रल भी रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं ये कंपाउंड तो नहीं है, और इसके कंपाउंड नहीं होने के कारण आई वुड बी रिजेक्टिंग दिस ऑप्शन। और अगर इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं बी और सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व थे और क्या बातें थी। देखिए दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, B2H6 अमोनिया, मैंने कहा था बहुत फेमस रिएक्शन है। इसके अंदर क्या बन जाता है? ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। B2O3 अमोनिया, नेचर थोड़ा सा अपोजिट लग रहा था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं यहां पे भी क्या हो गया है? इस टाइप का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा गया है।
ठीक है, बोरोन वाला रिएक्शन होना तो चाहिए, हाई टेम्परेचर पे होता भी है, लेकिन कंपाउंड नहीं होने के कारण मैं उस ऑप्शन को रिजेक्ट करूंगा। एंड सो अकॉर्डिंग टू दैट वी शुड हैव बी एंड सी एज द करेक्ट ऑप्शंस हियर। ठीक है, चलिए, पी ब्लॉक बोरोन कार्बन फैमिली का जो पार्ट है वहां से ये क्वेश्चन बेस्ड है। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व हो गई है उस बोरोन वाले ऑप्शन के कारण। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंड नहीं है, अब उसे इंक्लूड किया जाए या न किया जाए, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पार्ट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं जेईई एडवांस इस क्वेश्चन का क्या आंसर देता है। चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव कर रहे हैं। व्हाट इज दैट? देखिए मेटलर्जी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नजर आता है। देखिए बातचीत करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन से रिलेटेड बातचीत होकर आ रही है। क्या क्या बातचीत करी है देखिए उन्होंने। पहले उन्होंने बोला हुआ है लाइमस्टोन इज यूज्ड टू रिमूव सिलिकेट इंप्योरिटी। ये सही बात है। यहां पे हम देखते हैं SiO2 की इंप्योरिटी होती है और SiO2 की इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए CaCO3 का यूज किया जाता है। CaCO3 ब्रेक करके CaO बना लेता है, वो CaO SiO2 के साथ कंबाइन करके CaSiO3 की स्लैग प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन जो है सही ऑप्शन निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन में ये बोल रहे हैं कि ब्लास्ट फर्नेस से हमको पिग आयरन ऑब्टेन होकर आता है जिसके अंदर अबाउट 4% कार्बन होता है। ये वाला ऑप्शन भी सही ऑप्शन निकल कर आ रहा है। पिग आयरन जो होता है वो इजीली सेल नहीं हो पाता क्योंकि उसके अंदर कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा है, और इतने ज्यादा कार्बन कंटेंट के कारण हम देखते हैं कि आयरन में ब्रिटलनेस आने लग जाती है, हार्ड होकर आ जाता है वो, इसीलिए हम बोलते हैं उसको प्रॉपर्ली यूज नहीं किया जा पाता। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी सही था। फर्दर ये बोल रहे हैं कोक कन्वर्ट CO2 इनटू CO। ये बिल्कुल सही रिएक्शन है। वास्तव में हम देखते हैं C जो है वो CO2 के साथ रिएक्ट कर जाता है और ट्वाइस CO फॉर्म कर लेता है। इनफैक्ट इसी रिएक्शन के कारण हम देखते हैं इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस इट इज CO विच फंक्शंस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर CO रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो हम बोल सकते हैं ये वाला ऑप्शन भी कैसा ऑब्टेन होकर आ रहा है, सही ऑब्टेन होकर आ रहा है। लास्ट में देखिए इन्होंने बोला हुआ है एग्जॉस्ट गैसेस कंसिस्ट ऑफ NO2 एंड CO। अब देखिए नाइट्रोजन का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ, तो हमको यह समझ में आना चाहिए अगर CO एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है तो वास्तव में CO विल गेट कन्वर्टेड टू CO2। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहां पे NO2 की बजाय CO2 होना चाहिए था, तब ये वाला ऑप्शन सही होता। अगर हम बोल दें ये वाला ऑप्शन गलत है तो देखिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग ABC कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर। लेट अस सी क्या आंसर दिया हुआ है। ABC हमने आंसर दिया हुआ है, वही सारी बातें बोली हुई हैं। देखिए लाइमस्टोन क्या कर देगा, SiO2 की इंप्योरिटी को रिमूव कर देगा एज स्लैग। पिग आयरन कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा है, देन CO बनकर आया है रिएक्शन के अंदर, और आप देख लीजिए एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर CO तो होना ही था, साथ में क्या होएगा, NO2 की जगह CO2 होएगा। ठीक है, ओके, मेटलर्जी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ऑल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आर इन्वॉल्व हियर रिगार्डिंग मेटलर्जी ऑफ आयरन। मेरे हिसाब से एक आसान क्वेश्चन था, मल्टीपल करेक्ट जरूर था, लेकिन नीट एंड क्लीन ऑप्शंस है, बच्चे को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या बात कर रखी है, देखिए यहां से कुछ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट होकर आ रहे हैं। ये सॉलिड स्टेट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री। चलिए एक बार बातचीत करते हैं। इन्होंने क्या बोला है, एटम X ऑक्यूपाइज FCC लैटिस साइट्स एज वेल एज ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेम लैटिस। कई बच्चे ये लाइन पढ़ते हैं और उनके दिमाग में एकदम से एक बहुत अच्छी चीज स्ट्राइक करती है, उन्हें थ्योरी के दौरान पढ़ाई भी जाती है कि ये तो डायमंड का स्ट्रक्चर है। डायमंड के स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा ही होता है कि कार्बन एटम्स FCC लैटिस बनाते हैं और कार्बन एटम्स ही ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अगर ऐसा है तो बताइए डायमंड के अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है ऑलमोस्ट वही पैकिंग एफिशिएंसी यहां आ जानी चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट हम तो बच्चों को कई बार याद भी करने को बोलते हैं कि डायमंड के अंदर एक्सेप्शनली कम पैकिंग एफिशिएंसी आती है, दैट इज अराउंड 34%। बताइए अगर 34% वाली बात है तो हम यहां पे सीधा बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट फैक्ट दैट यू रिमेंबर, आप सीधा 35 वाला ऑप्शन टिक कर सकते हैं बिना कैलकुलेशंस के। ऐसा नहीं हम कैलकुलेशंस नहीं बताने वाले हैं आपको, कैलकुलेशंस भी हम यहां पे अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन कई अच्छे बच्चों ने सिर्फ अपनी फैक्चुअल नॉलेज के कारण सही कर दिया होगा। डायमंड जिसके अंदर हम सोचते हैं कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है,
हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। हम कई बार बच्चों को ये वाली बात बताते भी हैं कि हम तो सोच रहे थे यहां पे पैकिंग एफिशिएंसी सारे ऊपर के रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन यहां पैकिंग एफिशिएंसी सारे नीचे के रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आती है और बहुत कम पैकिंग एफिशिएंसी आती है इन केस ऑफ डायमंड, दैट इज 34%। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थे इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए ये रहा बेसिकली डायग्राम जहां पे आप देख सकते हैं एफसीसी लैटिस है और साथ में ये जो है these are the alternate tetrahedral voids that are getting occupied here। आपको ध्यान भी होगा ये वाली बात। वैसे यहां पे लोकेशंस वगैरह से हमको कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, हम सीधा ये वाली बात बोल सकते हैं। पहली चीज तो देखिए √3a/4, ये √3a/4 कौन सी डिस्टेंस होकर आ जाएगी? हमें पता है टेट्राहेड्रल वॉइड से कॉर्नर तक की डिस्टेंस होगी। टेट्राहेड्रल वॉइड से कॉर्नर तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? दोनों एटम्स के रेडियस के सम के बराबर हो जाएगा, बिकॉज टेट्राहेड्रल वॉइड वाला एटम और कॉर्नर वाला एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब बातचीत करते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे एक यूनिट सेल के अंदर। तो हमें पता है कि एटम्स ने एफसीसी लैटिस बनाई है, तो बताइए एफसीसी लैटिस के कॉरस्पॉन्डिंग संख्या जो है वो ये हो जानी चाहिए, 8 एटम्स कॉर्नर पे, 6 एटम फेस सेंटर पे। साथ में क्या होएगा? 4 एटम्स कहां होंगे? ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर भी होंगे। देखिए वही 4 एटम्स यहां पे लिख दिए हैं ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स वाले। आपको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या डबल होती है। अगर एटम्स की संख्या 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगे, लेकिन हमें ऑल्टरनेट वाले ही भरने हैं, इसीलिए हमने यहां पे 4 ही भरा है। 4 पहले 4 बाद में, टोटल संख्या ऑफ एटम्स कितनी आ गई? 8। अब देखिए अगर हमको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, परसेंटेज की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना है, तो हम बोल सकते हैं सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? ऊपर आना चाहिए पार्टिकल्स का वॉल्यूम, नीचे आना चाहिए यूनिट सेल का वॉल्यूम इंटू 100। ये देखिए ये जो लिखा हुआ है 8 इंटू एक पार्टिकल का वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो आई कैन सिंपली से क्या होकर आ गया है? ऊपर पार्टिकल्स का वॉल्यूम लिख दिया गया है। क्यूब शेप का है तो यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब होना चाहिए, और ए की वैल्यू आप चाहें तो यहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। ए की वैल्यू यहां से लाके पुट कर दीजिए, इंटू 100 कर देंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में आ जाएगी। मैंने बोला भी था अप्रोक्सीमेटली 34% के आसपास आएगी। अब देख लीजिए यहां पे जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो 35% वाला है, सो अकॉर्डिंग टू दैट बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट है। यहां पे कौन सा ऑप्शन सही आ गया है? बी वाला ऑप्शन सही निकल कर आ गया है। ठीक है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था। कुछ बच्चों ने डायरेक्टली टिक कर दिया होगा, कुछ ने थोड़ी कैलकुलेशंस करी होगी, उसके बाद सही आंसर निकल कर आ जाता है। दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए दैट दिस इज द फेमस स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी ब्लॉक हेलोजन नोबल गैस फैमिली वाला जो चैप्टर है उसके अंदर से ये वाला रिएक्शंस लिए गए। देखिए उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है HClO3 का रिएक्शन HCl के साथ करवा दो, उससे एक पैरामैग्नेटिक गैस बनकर आएगी, फिर उस पैरामैग्नेटिक गैस का रिएक्शन आप ओजोन के साथ करवा दें तो क्या बनकर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या रिएक्शंस यहां पे इन्वॉल्व थे। देखिए पहला रिएक्शन ये रहा, HClO3 HCl के साथ रिएक्ट करके। देखिए गैसेस तो 2 बना रहा है, ClO2 भी बन रही है, Cl2 भी बन रही है, पर क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है जो पैरामैग्नेटिक गैस बनेगी उसके बारे में बात करें। पैरामैग्नेटिक गैस के अंदर हम देख सकते हैं द गैस इज गोइंग टू बी ClO2। आपको पता है इसके अंदर क्लोरीन में एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण द गैस विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, अगर ये पैरामैग्नेटिक गैस है तो हम आगे इस पैरामैग्नेटिक गैस का ओजोन के साथ रिएक्शन करवाएं तो Cl2O6 बन जाएगा, साथ में O2 गैस और लिबरेट होकर आ जाती है। पर हमसे क्लोरीन का ऑक्साइड ही पूछा है जो बनकर आया होगा, व्हाट इज दैट गोइंग टू बी? Cl2O6। ये सी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है, सो सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब कभी कभी ये ऐसा होता है, ये जो रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ क्वेश्चन के अंदर, ये लास्ट ईयर भी जेईई एडवांस के पेपर के अंदर पूछा गया था। नॉर्मली हम लोग कई बार ऐसी बातें करते हुए सुनते हैं कि एडवांस के अंदर कॉन्सेप्ट्स रिपीट नहीं हो रहे होते, क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे होते, लेकिन यहां तो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के अंदर ही हम ऐसा देखते हैं कि ये रिएक्शन लास्ट ईयर के पेपर के अंदर भी था, इस रिएक्शन यहां पे भी है। ऑब्वियसली क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है, एक और चीज यहां पे एक्स्ट्रा इन्वॉल्व होकर आ रही है, बट दिस रिएक्शन वाज इन्वॉल्व इन द पेपर लास्ट ईयर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो। पी ब्लॉक हेलोजन नोबल गैस फैमिली क्लास 12th वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन था। ठीक है, आई वुड रैंक द क्वेश्चन एज मॉडरेट क्वेश्चन माना जाएगा, बिकॉज हम देखते हैं इस टाइप के मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में ClO2 बनकर आती है, और आगे ओजोन वाला रिएक्शन तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को याद था। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर एडवांस के अंदर पूछा भी गया था, ऑलमोस्ट सब बच्चों को ये रिएक्शन बताया जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट Cl2O6 कम्स आउट टू बी द करेक्ट ऑप्शन, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल के अंदर क्या किया हुआ है देखिए, फिर से एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, हमसे बोला गया है लेड नाइट्रेट और NaCl का अगर हम रिएक्शन करवाएं। देखिए बड़ा सिंपल सा रिएक्शन होएगा, हमें समझ में आ रहा है PbCl2 का प्रेसिपिटेट बनकर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन में उन्होंने वो तो खुद ही बोल दिया, देखिए प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट, व्हाट इज दैट गोइंग टू बी, PbCl2। अब फिर क्या पूछा जा रहा है आपसे ये पूछ रहे हैं विच डिसॉल्व्स अपॉन एडिशन ऑफ HCl। देखिए PbCl2 बना और वो HCl में डिसॉल्व भी हो गया। बात थोड़ी सी अजीब लगती है, वाई, बिकॉज कई बार दिमाग में ये आता है कि शायद Cl तो कॉमन आयन इफेक्ट एक्सर्ट कर देगा, लेकिन यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट नहीं देखा जाता, वास्तव में यहां पे कॉम्प्लेक्स बनकर आ जाता है। इन्होंने खुद ने लिख भी दिया है, देखिए द डिसोल्यूशन ऑफ द प्रेसिपिटेट क्यों होकर आया है, हमसे ये पूछा जा रहा है। देखिए तो प्रेसिपिटेट क्यों डिसॉल्व होकर आया, क्योंकि PbCl2 जो बनकर आया था, मैंने आपसे बोला प्रेसिपिटेट जो बन रहा है व्हाट इज दैट, PbCl2, वो प्रेसिपिटेट क्या करेगा और Cl माइनस के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जो कॉम्प्लेक्स बनकर आता है दैट इज PbCl4 2 नेगेटिव। वैसे Pb की कॉम्प्लेक्स बनाने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी नहीं होती क्योंकि वो एक डी ब्लॉक का मेटल नहीं है, ठीक है। इसीलिए अगर हम इन दोनों ऑप्शंस की बात करें तो ज्यादा ठीक ये वाला ऑप्शन लग रहा होता है, ठीक है। वैसे तो देखिए यहां पे लेड आपको +4 में भी नजर आ रहा है, तो वो भी एक रिजेक्ट करने का कारण हो सकता था इस ऑप्शन को। अदरवाइज हम देखते हैं जो कॉम्प्लेक्स बनकर आता है दैट इज PbCl4 2 नेगेटिव, ठीक है। चलिए रिएक्शन जो इन्वॉल्व है वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए पहले प्रेसिपिटेट बनकर आ गया हमारे पास कौन सा, PbCl2, और उसने और Cl माइनस के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना लिया। ऐसा कॉम्प्लेक्स कौन से ऑप्शन में बना हुआ है, सी ऑप्शन के अंदर बना हुआ है, सो सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री JEE एडवांस 2022 पेपर 2। हम देख सकते हैं पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस वगैरह भी इन्वॉल्व थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पर्टिकुलरली उन्होंने कई ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जहां पे अगर आपको चीजें याद हैं तो आप चीजों को कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल रहेगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।